हम लोग चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की का आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। चलो, और अभी बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको बना रहने देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। कोई एक वर्णीय प्रकाश है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। इसका तरंगदैर्घ्य कितना है? 589 नैनोमीटर। ये वायु में है, किसमें है बेटा? और वायु से ये जल का सीमा पृष्ठ है, सतह है, उसी पर क्या होता है? आपतित होता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या है? फर्स्ट नंबर पूछ रहा है परावर्तित तथा अपवर्तित, बी नंबर पूछ रहा है ना। अपवर्तित प्रकाश की आपको क्या क्या बताना है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल क्या होगी, और जल का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहली चीज, इसको मान लेना कुछ OP, लिखना कि जो AB है ये आपतित प्रकाश है। क्या है बेटा? आपतित प्रकाश। और OB क्या है बेटा? बोलो। परावर्तित, परावर्तित प्रकाश। और OP क्या है? हाँ, अपवर्तित प्रकाश। अब आपको कैलकुलेशन किसके किसके लिए करना है वो ध्यान से समझना। परावर्तित प्रकाश किसके लिए बेटा? परावर्तित प्रकाश यानी OB, इसके लिए AO। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं आप लोग थोड़ा देखते रहो। AO ये वाला प्रकाश क्या है? आपतित प्रकाश। और ये क्या है? परावर्तित प्रकाश। ये क्या है? अपवर्तित। तो AO ठीक लिखा है, OB भी ठीक लिखा है, OP भी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कैलकुलेशन किसके लिए आपको करना है? इसके और इसके, परावर्तित और अपवर्तित। परावर्तित प्रकाश ये है, किस माध्यम में है? पहले माध्यम में, वायु। वायु में है ये, ठीक है। अच्छा, OP अपवर्तित प्रकाश किस में है? जल में। किसमें है बेटा? और ये किसमें है? वायु। बस यही ध्यान में रखना है। अब जो जो कह रहा है ज्ञात करेंगे। हाँ, एक चीज और दिया है, जल का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? यहां पर ऐसे लिख लो, अपवर्तनांक। n बराबर कितना दिया है? 1 अच्छा, डायरेक्ट जल का अपवर्तनांक देने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होगा बेटा? यानी वायु के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे दिया आपको? 1.33। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और एक चीज दिया है, तरंगदैर्घ्य। अच्छा, किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ऐसे डायरेक्ट बता दिया गया, इसका मतलब वायु में उसका तरंगदैर्घ्य। और सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर समझ में भी आ रही है, 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर, वायु से जल की सतह पर आ रहा है। तो अभी पहले माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना है? 589 है। तो यहाँ पर आप बताओगे तरंगदैर्घ्य किसका? प्रकाश का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, क्या बताओगे बेटा? और लैम्डा बराबर कितना दिया है? नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट ऐसे किसी भी प्रकाश का मान लो या तरंग का तरंगदैर्घ्य कहा जा रहा है, इसका मतलब आप समझोगे वायु में उसका तरंगदैर्घ्य कितना है। क्लियर है? चलो, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए के लिए, ए क्या था बेटा? तो बताओगे परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश के लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल। तो यहाँ पर आप बता दो परावर्तित प्रकाश के लिए
चलो सबसे पहले क्या याद करना, तरंग दैर्घ्य लिखेंगे, तरंग दैर्घ्य। ये पहले माध्यम है तो इसका तरंग दैर्घ्य λ1 मान लेना। क्या मान लेना बेटा? और λ1 बराबर किसके होगा? लैम्डा। किसके बराबर होगा? क्यों? क्योंकि ये जो परावर्तित प्रकाश है वो किस माध्यम में है? वायु में। और वायु में तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? लैम्डा 589 नैनोमीटर तो थी। तो उसी माध्यम में देखो, जब टकराई, टकराने के पश्चात इसमें वापस आई, उसी माध्यम में जब वापस आई है तरंग प्रकाश की, तो उसका तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा। जब माध्यम बदलती है तब तरंग दैर्घ्य और चाल बदलती है। तो आप बताओगे लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा? 89 नैनोमीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्योंकि माध्यम नहीं बदला है तो तरंग दैर्घ्य नहीं बदला। फिर क्या पूछा बेटा? आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति को न्यू से लिखेंगे, और यहाँ पर न्यू1 और न्यू2 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आप पहले से जानते हो। तो आवृत्ति, एक फार्मूला आप जानते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। बात समझ में आ रही? याद करिए, जब आपको स्नेल के नियम का व्यापक रूप पढ़ाया गया था, क्या? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। इसी को हम लोग 1n2 लिखते हैं, इसी को हम लोग n21 लिखते हैं, और इसी को हम लोग n2 अपान n1 बराबर b1 अपान b2 बराबर λ1 बाई m, ये बताए थे। तो ये सब ये इसी सूत्र की सहायता से ऐसे आप प्राप्त किए थे। बात समझ में आ रही है? तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में ये संबंध है बेटा, या फिर कह सकते हो आवृत्ति और प्रकाश की चाल में संबंध, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहां से हम लोग फाइंड आउट करें। तो ध्यान देना, न्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ लिख देंगे, बटे लैम्डा। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी थी? 589। वो तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 500 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन ध्यान रहे, 589 × 10⁻⁹ ये नैनोमीटर में था, इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर आप लिखना 589 गुणे, जहाँ नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीटर लिख सकते। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो ऐसे लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक काम करना बेटा, यहाँ पे आप लिख लेना 3000। 1000 यहाँ से ले लो, 1000 का मतलब 10⁻3, 10⁻3 लेकर इसमें गुणा करा दिए तो 3000 हो गए। तो 10 जब 3 आप ले लिए, इधर कर लिए, तो 10 कितना बचेगा? ऐसे तो लिख सकते हो इसको 10⁸ को, क्योंकि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 5 3 8 हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो आपने गुणा करा दिया 3 में, तो 3000 हो गया। बचेगा कितना? 10⁻5। अच्छा, हर में क्या है बेटा? 589 क्या है, और गुणे 10⁻⁻9। 3000 को 589 से आप भाग कर दीजिए। भाग करवा दे रहे हैं। अब तो आसान है, 3000 को भाग करेंगे किससे? 5.09। क्या आएगा बेटा? गुणे 10⁻, आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, भाग है घटा देंगे, तो 5 में से क्या घटाओगे? -9, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी 5, या फिर ऐसे याद रखो माइनस से ऊपर जाएगा प्लस। 9 5 14, डायरेक्ट कर दें। ये है बेटा आवृत्ति। इसका मात्रक बताओ, बोलो, आप बताओ, आप बताओ बेटा, बोलो बोलो। किसी को नहीं आता है, बोलो बेटा। ठीक है, देखो बॉयज पढ़ रहे हैं, तुम लोग केवल सो के आ रही हो। हाँ, फिर भी मार रहे हैं। चलो इधर देखो, आवृत्ति का मात्रक उड़ गया। ऐसे तुम लोग पेपर में जाना, बस पूरा पेपर ही उड़ा देना। चलो बेटा, बात समझ में आई? हर्ट्स हो गया। और क्या क्या करना था? चाल,
ये भी ज्ञात करो भाई कि इसकी चाल क्या है, अगली चाल कि यही वाली चाल। तीसरा देखना बेटा, चाल बराबर, आप बताओगे बेटा ये सी के बराबर होगा, किसके, और ये लगभग कितना होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले माध्यम में तो परावर्तित प्रकाश है और पहला माध्यम क्या है, वायु। तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पहले कोई डाउट, तीनों चीज आप बता दी। यहाँ तो आसान था भाई। अब आपको बताना है बी, किसके लिए, अपवर्तित प्रकाश, यानी इसमें जल में सारी चीजें बताएं, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलो इसको क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ क्या हुआ, बड़ी खुशी हुई। इधर देखो बेटा, सेकंड, अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश का मतलब समझना बेटा, किसमें होगा अपवर्तित प्रकाश, जल में। तो जो कुछ भी पूछेगा हम इसके लिए बताएं। पी माने थे ना, बस। क्या क्या पूछा है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, चाल। तरंग दैर्घ्य बताइए, तो आप बताओगे तरंग दैर्घ्य, इसको आप λ2 मान लेना। क्या मानना बेटा, क्या हुआ, तो यहां देखो हम सभी जानते हैं, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, n बराबर λ1/λ2, जानते हो ना। n का मतलब बेटा 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, क्लियर है। और ये किसके बराबर होगा, λ1/λ2, स्नेल का व्यापक फार्मूला जो आपको बताया गया। आपको चाहिए क्या इसमें से, λ2, तो λ2 इधर ले जाना और n को उधर भेज देना। तो आप बोल सकते हो सर λ1/n, ऐसा लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, बताओ बेटा λ1 की वैल्यू बताओ आप, बोलो, इस पे तो नहीं लिखा है। हाँ यही तो था, 589 × 10⁻⁹ मीटर, बट अपवर्तनांक कितना है, हाँ जल का अपवर्तनांक 1.3, इसको भाग करा दो। पाँच सौ 89 को 1.33, 4 4 2 दशमलव लिखो, इतना आसान है, 442 दशमलव, ठीक है यार, इतने से काम चला लो। और क्या लिखा है बेटा, गुणे 10⁻⁹ मीटर, और अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो 443, तो 442.8 है, दशमलव के बाद अंतिम अंक 5 से अधिक है ना, राउंडिंग आप कर दो, उसके पहले वाले में एक जोड़ दो, तो कितना है, लगभग 443, और 10 की घात -9 मीटर को आप लिख सकते हो 1 नैनोमीटर। तो जहाँ पे 10 की घात -9 मीटर लिखा था, वहाँ पे 1 नैनोमीटर करेंगे, 1 से गुणा कराएंगे, यही रहेगा। ठीक है, ऐसे करते रहो, इसीलिए तो नहीं समझ में आता है तुम लोगों को, नैनोमीटर। बताओ बेटा, ये समझ में आया आपको छोड़कर, क्योंकि आप तो कुछ और समझ रहे थे। यहां तक बात क्लियर हो गई। और क्या पूछा था, आवृत्ति, आवृत्ति बताओ बेटा क्या होगा, बोलो। तुमको लगता है कि हम दोनों काम कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बताओ, देखो पूरा ग्रुप का ही उड़ गया, एंटीना खराब हो गया। क्लास का तो नहीं, एंटीना खराब हो गया है। आप बताओ, सब लगे हैं फार्मूला बताने में। आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, तो जितना पहले माध्यम में थी उतना ही अब भी रहेगी।
इसको आज बड़ा मजा आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर आप लिखोगे बेटा आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर आप बता दोगे न्यू, जितना पहले माध्यम में था। क्यों बताओगे? चूंकि बिल्कुल सही, अपवर्तन में आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहेगी। और न्यू की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितना? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आई? अब आप चाल निकाल लीजिए कि चाल कितना होगा। चाल तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की जो चाल है उसको V2 मानना। क्या मानना बेटा? और आप लिखोगे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, N = V1/। अब अगर आपको V2 चाहिए तो V2 इधर ले आना और N को उधर भेज देना, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? V1/N, और वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही तो आसान है फिजिक्स, है ना? V1 की वैल्यू बताओ, बोलो। अरे आप लोग अभी निकाले हैं, और निकाले क्या है वैसे पता है? वायु में है, पहला माध्यम वायु है ना, तो आप बोल दोगे भाई 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक कितना है? 1.33। कहाँ बेटा? वहाँ काम करेगा आंटी ना, चले जाओ। अगर बोली तो एक पंखा सही। चलो, अरे बस अब तो पूरा समझ में आए। देखो 3 को भाग करना बेटा, नहीं बातचीत नहीं करोगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 को हम लोग भाग करने वाले 1.33, 2.25, 2.25 और इंटू 10⁸ मीटर पर। एक चीज यहां से आप समझते चलो, आपके न्यूमेरिकल का तो सॉल्यूशन हो चुका। समझना ये है कि पहले माध्यम में उसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर, और इस माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में जल में 443 नैनोमीटर है लगभग, यानी कि तरंगदैर्घ्य कम हुआ। कारण एक चीज और समझ लो, पहले माध्यम में प्रकाश का चाल क्या था? 3 × 10⁸ मीटर। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आई? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चाल भी कम हुआ। कारण सीधा सा आप बताओगे N2/N1 बराबर V1/V2 बराबर λ1/λ। 1 वाला सब ऊपर है और ये नीचे। अपवर्तनांक क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। किसके बेटा? बताओगे जो अपवर्तनांक है वो चाल और तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ऐसे बता सकते हो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम में प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य कम, वेग और तरंगदैर्घ्य, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उस माध्यम में वेग और तरंगदैर्घ्य ज्यादा। अगर ये कम है तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा है तो ये, यही कारण है। वायु का देखो, वायु का अपवर्तनांक कम था, लगभग 1 था। बात समझ में आ रही है? ओके। और जल का अपवर्तनांक 1.33, उससे ज्यादा था। तो जल का अपवर्तनांक जब ज्यादा था तो उसमें प्रकाश जाएगी तो उसका तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों कम हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये चीज तो हम लोग पहले से जानते थे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये आपको पता चल गया, इतना इतना बचा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आगे चलें? आपको क्लियर है ना? क्योंकि आप बहुत थके हो इसलिए पूछ रहे हैं, आप आराम से सोते रहो। चलो बेटा, ये तो आप पहले से जानते हो, फिर भी समझाते हैं। आप लोग बताओ बेटा मुझे, हाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश है। अच्छा पहले क्वेश्चन तो सुन लो। दिया है निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है?
आपको वेवफ्रंट की आकृति बतानी है, किस आकृति का होगा। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर आपको कंडीशन दिया है कि स्रोत कैसा है, बिंदु स्रोत है और उससे प्रकाश अपसरित हो रहा है यानी फैल रहा है, निकल रहा है, सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। आप बताओ तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, पहले से पता है। अगर स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र कैसा होगा, गोलीय। हाँ, लॉजिक भी समझना बेटा, ये सोर्स है बिंदुवत, ऐसे ऐसे प्रकाश किरणें क्या होंगी, किरण बना रहा हूँ बेटा, और प्रकाश किरणों के लंबवत अगर कोई पृष्ठ खींचोगे तो तरंगाग्र होता है। अगर मीडियम होमोजीनियस है तो ध्यान देना ये ऐसे ऐसे तो होगा, क्लियर है, क्योंकि जो गोले का पृष्ठ होता है त्रिज्या पर लंब होता है और त्रिज्या के अनुदिश तो प्रकाश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय, और इसी पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। दूसरा क्या है, उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। समझने वाली बात है, समझना, कोई लेंस है बेटा, कौन सा लेंस है बताओगे, उत्तल लेंस। ये तो लेंस नहीं है, ये बतियाने के लिए मना किए हैं बेटा, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। अब कोई यहाँ पर क्या, इस लेंस का क्या है बेटा, यहाँ पर फोकस है, क्या है, और कोई यहीं पर सोर्स आपने रख दिया है, स्रोत भी कहाँ पर है, उस लेंस के फोकस पर, और यहाँ से प्रकाश चल रही है। कैसा स्रोत है बताओ, बड़े मुस्कुरा रहे थे यार, बताओ बताओ स्रोत कैसा है, नहीं आपके पीछे, गोलीय, कह रहा स्रोत गोलीय है। क्या भाई किस दुनिया में हो, किस दुनिया में हो यार, कम से कम क्वेश्चन तो ठीक से सुन लिया करो, सोल्यूशन जाने दो, है ना, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सोल्यूशन कर लो, जाओगे घर पे और पे कहीं, समझो। कैसा स्रोत है बेटा, बिंदु स्रोत, तो कहाँ पर रखा है, फोकस पर, फोकस पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। अच्छा, बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी सभी दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में चलेंगी। लेकिन जो लेंस से निर्गमित हो रही, लेंस से उस पार जा रही है, उसकी बात करना है आप। अब आप जानते हो ये फोकस है लेंस का, और उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी मैं आपको रे ऑप्टिक्स से समझा रहा हूँ, रे डायग्राम से। अभी एक तरीका और समझाता हूँ, ठीक है ना, फील करने वाला, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर तरंगाग्र की हम बात करें तो आप सभी जानते हो कैसा होने वाला है, इसके लंबवत पृष्ठ खींचोगे तो ऐसे कुछ मिलेगा, गोलीय ही तो होगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको ये बताना ही नहीं, लेंस के जो उस पार निर्गत होकर जा रहा है, निकल कर, उसके बारे में बताना। तो लेंस के उस पार जाएगा, ये कैसा किरण है भाई, समांतर रेखा तो है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष होगा, इसके क्या होगी, समांतर, तो इसके लंबवत कोई पृष्ठ खींचना होगा। ये बताओ, बात समझ में आ रही, इसके लंबवत क्या करना है आपको, पृष्ठ खींचना है, और वो क्या होगा, तरंगाग्र। और क्या, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कैसा पृष्ठ होगा बेटा, तो तरंगाग्र समतल, क्योंकि आपने लॉजिक पढ़ रखा है, किसी समांग माध्यम में तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, और उसे हम लोग किरण बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका उल्टा सोचो, अगर कोई रेखा ऐसी है, बात समझ में आ रही, कोई रेखा मतलब वो वाली नहीं, लाइन, ठीक है, तो ये लाइन हो गया बेटा। अब इस लाइन के आपको परपेंडिकुलर एक सरफेस आपको खींचना है, ये लाइन है, इसके लंबवत ही आपको एक पृष्ठ खींचना है, तो कुछ ऐसे ही तो होगा, तो समतल तरंगाग्र हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बता सकते हो। दूसरा तरीका समझना, ये वाला तरंगाग्र ऐसे है, फर्स्ट बैच को पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ाना भूल गए थे कि प्रिज्म से गुजरेगा तो क्या होगा, लेंस से गुजरेगा तो क्या होगा, बात समझ में आ रही है। जब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये समझना क्या है, वेव फ्रंट है, क्या है बेटा, वेव फ्रंट, WW', ये वेव फ्रंट है, और यहाँ पर क्या है, लेंस है। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ऐसे 2-3 बिंदु लेकर मैं समझाता हूँ,
बाकी सब आप समझना। और एक बिंदु मैं बीच में ले रहा हूँ, ये इस वाले बिंदु को आप सभी जानते हो कि माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अभी आपने प्रूफ किया है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। बाहर मान लो वायु है और ये लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो इस वाले बिंदु को, बिंदु से आप समझना बेटा, इस वाले बिंदु को केवल यहाँ से यहीं तक की दूरी ट्रेवल करके उस पार निकलना होगा। ऐसे इस वाले बिंदु को भी यहाँ से यहाँ तक दूरी ट्रेवल करके उस पार निकलना होगा, यानी कि लेंस के भीतर इसको कम दूरी ट्रेवल करनी है। बात समझ में आ रही है? तो कम टाइम तक ये धीरे धीरे चलेगा। अच्छा, इस वाले बिंदु को पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल करके उस पार जानी है, यानी इसको लेंस के भीतर ज़्यादा देर तक ट्रेवल करना होगा, ज़्यादा देर तक लेंस के भीतर चलना होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो लेंस के भीतर प्रकाश की चाल कम होने का मतलब हुआ ये बिंदु क्या होगा, धीरे धीरे इन दोनों बिंदुओं से पिछड़ने लगेगा। नहीं पिछड़ने लगेगा। ये भाई तेजी से इस पार निकल गया तो इस पार निकल गया तो तेजी से आगे बढ़ेगा, ये वाला भी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये वाला तो थोड़ी देर बाद निकल पाएगा ना, तब ये तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये तीनों क्या होंगे, एक सीध में आ जाएंगे। क्या होंगे बेटा? और आपको एक समतल तरंग आ गया। ऐसे आप प्रत्येक बिंदु ले सकते हो। ये लॉजिक आपको समझ में आया? क्लियर है ना एकदम? तो ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ। कोई डाउट? क्या समझना बेटा? अरे ये पीछे था ना, तो जब ये तेज चल रहा है तो थोड़ा आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये भी थोड़ा आगे हो जाएगा। सपोज करना ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, ध्यान से समझो, क्योंकि ये तेज चलेगा। तेज क्यों चलेगा? बस इतनी ही दूरी तक तो इसको धीरे चलना है, उसके बाद तेज ही तो चलना है। और ये यहीं से धीरे चलने रहेगा, ये यहाँ से इतना दूर देखो, अगर इसके सीध में देखें तो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला तो निर्वात में ही चलेगा यानी तेजी से चलेगा, और ये वाला बिंदु भी यहाँ से यहाँ तक तेजी से चलेगा अपने ही चाल में, और इस वाले बेचारे को यहीं रुक जाना होगा, यहीं से अपना धीरे 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 आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, ये इन दोनों से आगे भी तो था, आगे भी था। अच्छा, गोलीय तरंगाग्र क्यों लिए हैं पता है ना? स्रोत कैसा था? बिंदुवत। स्रोत कैसा था? तो कुल मिला के ये तेजी से चलेगा तो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे हो गया, यहाँ पे मान लो, और ये भी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और ये धीरे धीरे चल रहा था तो इसको यहाँ होना चाहिए था, ये थोड़ा पीछे हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ऐसे प्रत्येक बिंदु को ले सकते हो। कुल मिलाकर सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, यहाँ से आप ऐसे पृष्ठ। ये लॉजिक समझ में आया? बस यही समझना था। बिंदु का मतलब समझना, वहाँ पे तरंग स्रोत है ना, वो तरंग समझना जो वहाँ पर चल रहे। अच्छा, सी नंबर देखना ध्यान से। किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित इंटरसेप्टेड भाग, इसको थोड़ा ठीक से समझना बेटा। वैसे तो आप जानते हो लॉजिकली कि किसी भी आकृति का, ध्यान देना, किसी भी आकृति का स्रोत हो, अगर बहुत दूर पर आप तरंगाग्र उसका देखते हो तो समतल है, क्योंकि बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा भाग लोगे तो वो समतल है। ध्यान से समझना। यहाँ पर सपोज करना बेटा तारा है, क्या है? तारा है भाई, ऐसे ऐसे कुछ बना लो, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाना नहीं आता, बोल दो देख कर ही लग रहा है ऐसे। चलो भाई, ये तारा हो गया, नहीं लग रहा तारा? अब लग रहा है? बस ठीक है, ये तारा है बेटा, यहाँ से प्रकाश आएगा। अब ये बिंदु स्रोत तो है, बहुत दूर है इधर देखो अब, और पृथ्वी क्या होगा यहाँ कहीं पर होगा। ये तो लग रहा है ना पृथ्वी, इसको भी बना सकते हैं, देखो हाँ, जादुई छड़ी बनाएंगे, कहीं और कुछ ना बना दे बस। ये सितारा है, तारा है,
अरे भाई इतना क्यों देखते हो, आपको वही तो समझना है, समझ लो। अब यहाँ से जो प्रकाश चलेंगे बेटा ध्यान से समझना, वो कुछ इस प्रकार से, बातचीत मत करो, ऐसे सभी दिशाओं में। और अब अगर आप वेव फ्रंट देखना चाहते हो तो बिंदुवत स्रोत होगा, तो कैसा होगा वेव फ्रंट, कैसा होगा बेटा, चलो ये भी। अब जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, इसकी वक्रता क्या होगी, घटती जाएगी। बात समझ में आ रही है, हालांकि ये गोल ही रहेगा, बस गोला बड़ा होता जाएगा, तो आपको यहाँ पर रहेगा इसकी वक्रता घटती जाएगी। आप ध्यान देना बेटा, पृथ्वी जो अवरोधित करती है तरंगाग्र, बस इतने भाग, इतने ही दो भाग को, बाकी पूरा तो गोल रहेगा ही। बात समझ में आ रही है। तो बड़े से गोले का एक छोटा सा भाग आप देख रहे हो, तो ये लगभग लगभग समतल है कि नहीं, ये जो है बेटा वो बताओगे लगभग समतल। यानी जो पृथ्वी द्वारा इंटरसेप्टेड भाग होगा, पार्ट होगा तरंगाग्र का, वो कैसा होगा, समतल। ये बात समझ में आ रही। और इसको और अच्छे से समझ सकते हो, जैसे मान लेना एक फुटबॉल है बेटा, एग्जाम्पल लेना, फुटबॉल क्या है, तरंगाग्र गोली होगा ना, तो यहाँ पे समझ ज़्यादा समझ में आएगा। और एक मार्बल की बॉल ले लेना, कंचे की गोली जो होती है, बात समझ में आ रही है, और बहुत छोटा होता है वो उस बड़े से गोले की तुलना में, अब उसके सामने रख देना। अब जो कंचे की गोली होगी वो कितने भाग को रोक रही होगी, बहुत छोटे से भाग को, और उस छोटे से भाग को आप क्या करना, ऐसे मार्क कर लेना। अब आप देखोगे कि पूरे फुटबॉल की तुलना में वो छोटा सा भाग क्या है, एक समतल। तो बस आपको यही बताना था कि तरंगाग्र कैसा होगा, समतल। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना बेटा, आपसे कहा गया है, इधर देखना क्या। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन है। ए में कहा गया है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, पहले से जानते हैं हम लोग लिख देंगे 1.5। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, बताएंगे अभी। माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर। ये तो ए नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, सॉल्व करेंगे। हम सभी जानते हैं चूंकि n = c/v। अरे घबराओ नहीं, यही आपने पढ़ा है, n = v1/v2, यही तो पढ़ा है। अब अगर पहला माध्यम वायु हो या फिर निर्वात हो तो वहाँ पर v1 की जगह क्या लिखोगे, c। और दूसरा माध्यम कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल को b आपने माना है, तो वहाँ पर b। कोई डाउट? अपवर्तनांक बराबर c/, आपको चाहिए क्या, b को इधर लाओ, n को उधर भेजो, तो इसलिए v = c/n। वैल्यू पुट कर देना बेटा, 3.0 × 10⁸ बटे 1.5। दशमलव हटाओ बेटा, एक अंक के बाद दशमलव ऊपर भी और नीचे, तो दशमलव स्थान समान है, बिना दशमलव की संख्या लिखोगे 30/15, 15 दूंगा 15 से 30 को काटना, तो इसलिए v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी देखो बेटा प्रकाश की चाल में कमी हुई, क्यों?
कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा था। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1 और कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो अपवर्तनांक बढ़ा तो प्रकाश की चाल घट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हम तो आराम कर रहे हैं। बी नंबर क्या क्या है बेटा? क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? थोड़ा सा सोचो। पानी लाना बेटा, बताओ बताओ बताओ, क्या कह रहे हो? बेटा ध्यान से समझना, मैं आवृत्ति बदलने और रंग बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या कांच में प्रकाश की चाल की बात हो रही है, उसके रंग पर निर्भर करती है किस प्रकार का रंग है प्रकाश का। ठीक है, बिल्कुल निर्भर करेगी। और मैंने आप लोग को लिखवाया है कि अपवर्तन का कारण यही है। बात समझ में आ रही है? चलो समझाता हूं। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो देखो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का। समझना ऐसे, ये प्रिज्म है, यहाँ पे प्रकाश कोई आपतित हुआ इसके इस पृष्ठ पर, और अब ये सीधा नहीं जाएगा, इधर की ओर मुड़ेगा, और फिर अब ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, अभिलंब यहाँ डालोगे ना तो उससे दूर की ओर हट जाएगा, यानी ऐसे। यहाँ पर रेड है और यहाँ पर वायलेट, बीच में सारे कलर होंगे। अब अगर हम इसके पथ को आगे बढ़ाएं ऐसे, तो इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, ध्यान से देखना, ऐसे जाना चाहिए था। तो लाल वाला रंग तो ऐसे विचलित हुआ केवल इतना कोण, ये वाला कोण। बात समझ में आ रही? और इसको पीछे बढ़ाइए तो ये वाला कोण, बैगनी रंग इतना विचलित हुआ और लाल रंग इतना विचलित हुआ। बात समझ में आ रही है? ज्यादा विचलन किसमें हो रहा है? बैगनी। आप यहाँ पर लिखते हो, इसका मैंने टेबल भी बनवाया है, आपको केवल इतना बताना है, चूंकि इसमें पूछ रहा है। पहले तो बताओ कि हाँ, क्या बोलोगे बेटा? और फिर कह रहा है यदि हाँ, वैसे ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ होगा, है ना? अगर हाँ नहीं होता तो आगे का क्वेश्चन क्यों देता हम लोगों को? ठीक है, तो आप बताओगे यदि हाँ तो लाल तथा बैगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? चूंकि हम सभी जानते हैं बेटा, बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है इज ग्रेटर देन लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ये होता है, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है ज्यादा होता है उसके लिए, और लाल रंग के लिए कम। और हम सब जानते हैं n इज इक्वल टू, n का मतलब बेटा समझना, n2 अपान n1, 1 n2 होता है ना, बराबर b1 अपान b2। अब आप समझ पा रहे हो ये और ये, यानी अपवर्तनांक और वेग प्रकाश की चाल, इन दोनों में संबंध क्या है? व्युत्क्रम का, यानी एक ज्यादा है तो एक कम। तो हम लोग ये पहले से जानते हैं, बैगनी रंग के लिए माध्यम में, ध्यान से समझो इधर, बातचीत मतलब ये टूट जाएगा। बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में? लाल रंग की। तो अगर इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो इसकी चाल क्या होगी? इसलिए VV इज लेस देन PR। व्युत्क्रम संबंध है ना, तो आप बताओगे इसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा तो इसका चाल क्या होगा? कम। और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम तो लाल रंग की चाल क्या होगी? प्रिज्म में ज्यादा। वही तो पूछा था कि बैगनी में से कौन सा रंग, लाल तथा बैगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो आप बताओ कौन सा रंग चलता है धीमा? बैगनी। तो बताओगे इसलिए बैगनी रंग, बैगनी रंग कांच में धीमा चलता है। बस ये बता दें।
बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई डाउट किसी बच्चे को? कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये भी खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन देखें, देख लिया जाए? थक तो नहीं गए? आसान है, परेशान मत रहो। चलो बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है। झिर्रियों का मतलब स्लिट, जो स्लिट फर्स्ट और स्लिट सेकंड था, 2 स्लिट है ना, उनके बीच के डिस्टेंस। तो आप बताओगे ये S1 है और ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग लेते थे स्मॉल, और यहाँ पर क्या होता था बेटा? पर्दा। स्लिट से यानी सोर्स से पर्दे तक की दूरी को आप कैपिटल D यही तो लेते थे। तो आपको 0.28 mm क्या दिया है? स्मॉल डी कैपिटल D। बताओ आप, बोलो कितना आराम से बैठा है, इतना देर बाद जब सब बता दिए। ध्यान देना बेटा, स्मॉल डी आपको दिया है, दोनों सिल्टों के बीच की दूरी कितना दिया है बेटा? 0.28 mm, मिलीमीटर। तुरंत इसको मीटर में चेंज करो। आप बताओगे इज इक्वल टू 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। ऐसा इसलिए लिखा गया बेटा क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। चलो यहाँ तक की बात क्लियर? ऐसा आप एग्जाम में भी करेंगे। अगर आप पहले ही ये सब नहीं चेंज करते हो, आप सोचते हो कि ऐसे लिखा रहने दो, जो चेंज करना होगा बाद में करेंगे, तो आपका पक्का क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि आप सॉल्व करते समय फिर यूनिट थोड़ा देखते हो, फिर वहाँ आपका दिमाग काम करता है कि कैसे हम स्टेप को सॉल्व करें। फिर आप जिसकी वैल्यू D है, D की जगह वही लिख दोगे 0.28। अब ये mm में रहेगा, कुछ यूनिट मीटर में रहेगा। बात समझ में आ रही है? सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही क्या करिए, इसके यूनिट को सेम कर लीजिए। आप देखिए बेटा, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? स्लिट से, यानी झिर्रियों से पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D। और वो कितना दिया है? 1.4 मीटर। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है बेटा। D इज इक्वल टू 1.4 मीटर दिया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। प्रयोग किया गया इसमें, और प्रयोग करके देखा गया, यहाँ बिंदु O पर क्या बनेगा आपका? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, और उसके बाद में फिर डार्क क्या बनेगा बेटा? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और फिर डार्क, फिर ब्राइट, और फिर डार्क। ऐसे आपको पट्टी मिलती जाएगी, इधर भी और इधर भी। तो ध्यान देना, ये तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गया। यहीं से दूरी हम लोग मापते हैं। अगर पहली ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज की बात करेंगे, डार्क को आप भूल जाओ बेटा, डार्क से हमसे कोई मतलब इसमें नहीं होगा, हमको ब्राइट को देखना है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, तो पहली दीप्त फ्रिंज ये है, और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा बना ही नहीं है, बना दे रहे हैं ये बेटा ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ तक की जो दूरी मेजर की गई है बेटा, कितना? 1.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यनवी फ्रिंज तक की दूरी को आप किससे लिखते थे? YN। किससे लिखते थे बेटा? YN बराबर N इंटू D लैम्डा बाई D, यही फार्मूला ही होता था। केंद्रीय फ्रिंज से यनवी फ्रिंज तक की, यनवी दीप्त फ्रिंज तक की दूरी यह स्थिति क्लियर है? तो अगर n का मान n है, इसका मतलब यनवी दीप्त फ्रिंज है। n का मान 1 रखोगे पहली दीप्त फ्रिंज, n का मान 2 रखोगे दूसरी दीप्त फ्रिंज, n का मान 3 रखोगे तीसरी, और n का मान 4 रखोगे तो चौथी दीप्त फ्रिंज।
इसलिए ये आपको y4 दिया है। क्या दिया है बेटा? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि हमको y4 इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज करो तुरंत, यही सब दिक्कत करेगा आपके एग्जाम में। बाकी आप तो होशियार हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ आप फंस सकते हो। इसलिए यहाँ पर क्या करना, तुरंत चेंज करना 1.2 इंटू 10 टू द पावर, जहाँ सेंटीमीटर वहाँ 10 टू द पावर। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बेटा चूंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। क्लियर है? अच्छा, n की जगह 0 रखें तो n की जगह जैसे 0 रखोगे तो y 0 बराबर 0 से गुणा कराओगे 0। अरे भैया, तो ये केंद्रीय फ्रेंज की स्थिति है, और जब एक ही फ्रेंज से उसी तक की दूरी ज्ञात करोगे तो 0 तो मिलेगा ही। बात समझ में आ रही है? तो n बराबर 0 किसके संगत है? केंद्रीय फ्रेंज। इसको हटा दे रहे हैं, ये केवल समझाने के लिए था। ओके, ये सब तो बता दिया। पूछा क्या है? प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम लोग बता सकते हैं और लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, इतना जरूर लिखना है भले ही ना जानते हैं। और क्या जानते हैं तो बताएंगे n इंटू डी लेमडा बाई डी इज इक्वल टू वाई एन, यही तो हम जानते हैं। इसलिए अगर n की वैल्यू हम लोग 4 रखें तो n की जगह n बराबर 4 रखना, तो 4 इंटू डी लैम्डा बाई बिट। ये सब बाद में रख लिया जाएगा, पहले लैम्डा को रोको, कमजोर करो इसको, तभी तो इससे हम लोग उगलवा पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। लैम्डा इज इक्वल टू वाई एन इंट्रोग्रेशन, डी देखो भाग में उधर जाएगा, इंटू डी। और कौन इसके साथ है? एन और डी, गुणे में इधर भेज दो, भाग में एन इंटू डी। अब ये अकेला बचा है, अब इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एन की जगह क्या रखोगे बेटा? 4, तो जैसे ही 4 रखोगे हो जाएगा y4 और इंटू डी अपॉन 4 इंटू कैपिटल डी। सबकी वैल्यू पुट करना, y4 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 4 इंटू डी की वैल्यू 0.0 कर लो, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी दशमलव स्थान बराबर है, बिना दशमलव की संख्या लिख लो, यानी कि दशमलव गलती मेरी है, ठीक है। इधर देखो, आप क्या कर सकते हो बेटा, दशमलव को हटा सकते हो। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी तो 2 अंक के पहले दशमलव है, तो इसको हटा दो। अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अंश में क्या लिखा है बेटा, ध्यान देना, 12 और इंटू 28 इंटू 10 टू दी पावर, 10 की घातों को सॉल्व करो, आधार समान और घातें जुड़ती हैं। -2 और -3, 3 2 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। हर में जाएंगे बेटा, 40 को आप 4 लिखो, बोलोगे ये कौन सा रूल है, बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस। 140 को हम लोग 14 लिखेंगे, ये कौन सा नियम है? अरे 10 इससे ले लिया, 10 इससे, 10 दो अम्मा, 100 बाद में लिख दो, ठीक है ना? अब तो ठीक है, ओके। तो 4 तिहाई और 14 दूना, बस साल हो गया। इसलिए लैम्डा बराबर 3 दूनी 6, बातचीत नहीं बेटा, गुणे 10 की घात -5 है, 100 का मतलब 10 की घात 2, और ऊपर जाएगा तो -2, तो भैया -5 पहले से था, -2 और आ गया, कोई बात नहीं बेटा। लैम्डा इज इक्वल टू 6 गुणे 10 की घात -7, लेकिन ये मीटर में। अब चूंकि तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी दूरी होती है, तो उसको हम लोग नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। तो एक काम करो, नैनोमीटर के बहुत करीब है,
बस 2 अंक दशमलव को दाईं ओर ले जाओ, 10⁻⁹ मिल जाएगा, काम बन जाएगा। यहाँ पे आप 0.0 कर सकते हो, अरे भाई 6.0 कर सकते हो ना। अब इसको 2 अंक दशमलव दाईं ओर ले जाइए, तो आप बोल सकते हो लैम्डा बराबर 600। आप दशमलव लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं, गुणे 10 की घात -7 पहले से था। जब भी दशमलव को दाईं ओर ले जाओगे 10⁻⁻, और जितना अंक ले जाओगे उतना, कितना अंक लेंगे तो -2, तो 10⁻⁻2 करोगे, आधार समान होगा, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 600 और 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 कहीं नहीं लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं, नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं?